नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 हिंदी आरोह में पाठ 4 विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन के बारे में। इनका जन्म सन 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठी और खत, खेल तमाशा इत्यादि हैं। प्रमुख संपादन अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंद, बंगवासी, भारत मित्र आदि हैं। अंततः सन 1907 ईस्वी में इस महान विभूति का देहावसान हो गया था। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी। बाद में इन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे स्वाध्याय मतलब इन्होंने अपना खुद ही अध्ययन किया, घर में खुद अध्ययन किया था। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक हैं। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में भी देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त जी राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। इस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता इनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार था। तो ये पत्रकारिता के बेहद शौकीन थे। इन्होंने पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे और ये पत्रकारिता को इनके लिए क्या थी? स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि इनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही इन्होंने व्यंग विनोद का भी दिखाई पड़ता है। व्यंगात्मक मतलब किसी को व्यंग अगर इन्होंने देना है तो ये साहित्य में किस तरीके से व्यंगात्मक रूप लाते हैं, ये भी इनके लेखन में दिखाई पड़ता है। इन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। उनके जो शब्द थे बहुत परख के लिए गए थे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की थी कि शब्दों में शुद्धता कैसे लाई जा सकती है। जो महान हमारे साहित्यकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी इनकी बहुत बहस इस बारे में हुई थी। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर इन्होंने बहस चलाई थी। जो विदाई संभाषण इनकी कृति है, इनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो कि 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार भारत के क्या रहे? वायसराय रहे थे, के शासनकाल में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है कि इन्होंने भारतीयों को लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में कैसे रखा हुआ था और उन पर कैसे अपना दबदबा कायम बनाए हुए था। कहने को तो इनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, पर नए नए आयोग कार्य हुए और नए नए आयोग भी इन्होंने बनाए कि इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने, किंतु उनका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। अब क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में काम तो बहुत किए और नए आयोग भी बनाए, किंतु क्या था कि इन आयोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गोरों मतलब अंग्रेजों का वर्चस्व मतलब दबदबा स्थापित करना भारत में था और भारत के जो भी संसाधन यहाँ पर थे उनको अंग्रेजों के हित में उपयोग करना था। अब जब भी कोई भी विदेशी भारत में आए थे तो वो अपने हित के लिए यहाँ पर आए थे। इससे पहले जितने भी यहाँ पर विदेशी आए, किस चीज़ के लिए आए थे? भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि भारत में उन्हें पता था कि भारत में बहुत सारा ज़्यादा मसाले की पैदावार है और यहाँ से हम मसालों का व्यापार आसानी से कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आके अपने शासन स्थापित किए थे। उसके बाद आ जाइए, वे सरकारी निरंकुशता के भी पक्षधर थे। कौन? लॉर्ड कर्जन। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था कि अपने जो भारतीयों को अपने प्रचार प्रसार करने की जो स्वतंत्रता थी, अपने अभिव्यक्ति करने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता थी, उस पर भी क्या कर दिया उसने?
रोक लगा दी। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर क्या हुआ, नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दिया और कहाँ लौट गए, अपने देश इंग्लैंड लौट गए। पाठ में क्या दिया गया है कि भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को दुख दिए थे, बेबसी और लाचार बना दिया था, उसका व्यंग कसते हुए पाठ में उसमें दिया गया है। व्यंग्यात्मक रूप देके उसकी इस कृति को बनाया गया है, किसके द्वारा, गुप्त जी के द्वारा। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन में के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। अगर शासन में कोई अति कर देता है किसी चीज़ की, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा दबा के रखता है या उसके ऊपर निरंकुशता कायम करने की कोशिश करता है, तो उससे हर किसी व्यक्ति को क्या होता है, कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वैसा ही क्यों न हो। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा किसके द्वारा रचित, बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित, जिन्होंने क्या किया था कि विदाई संभाषण एक जो कृति लिखी हुई थी, उसमें क्या दिया था कि लॉर्ड कर्जन जो भारत के 2 बार वायसराय रह चुके थे, उनके द्वारा भारतीयों पर कैसे अपना दबदबा स्थापित किया, कैसे भारतीयों को दबा के अपना गुलाम बना के रखा गया था और उनके लिए कैसे निरंकुश शासन के रूप में यहाँ पर कार्य कर्जन ने किया और उन्हें भारतीयों को कैसे दर्द का सामना करना पड़ा। और उसके बाद उनको व्यंग्यात्मक रूप में इस कृति के माध्यम से व्यंग कसते हुए लेखक ने लॉर्ड कर्जन को बताया है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप जब यहाँ से जाएंगे, जब आप विदा ले रहे होंगे, तो उस समय आप यहाँ पर क्या कह के जाएंगे कि भारतीयों देखो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्या मैंने आपको लाचार बनाया, मैंने आपके लिए कोई भी अच्छे काम नहीं किए, मैंने अपना हित देखा, क्या विदाई के समय आप ये कह के जाओगे। इस तरीके से व्यंग कसते हुए लेखक ने उनको इस कृति को व्यंग्यात्मक कृति बनाई और भारतीयों के बेबसी एवं दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की। साथ ही यह दिखाने की भी कोशिश की गई थी कि शासन के अति किसी चीज़ की अगर अति किसी पर की जाती है, किसी के शासन में, तो उससे हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह जनता हो या शासक हो। अब शासक को भी तो व्यंग मिल रहे थे, उसको भी कष्ट हुआ। अंततः वह जब हर तरह से नीचा दिखने की कोशिश करने लगा, उसे लगने लगा कि अब मेरे को यहाँ पर बहुत नीचा दिखाया जाने लग गया है, तो लास्ट में उसने क्या करा, अंत में वह इस्तीफा देकर अपना देश इंग्लैंड लौट गए। तो बच्चों, ये था उनकी गुप्त जी की कृति विदाई संभाषण। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा इसका छोटा सा सार। आप इसको बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद सारी कहानी आपको फिर दोबारा से समझ में आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगी PDF में, उसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।